देख रहे हैं आवाज अड्डा। मैं हूं तमन्ना। अगर आपसे कोई पूछे कि राजनीति और शेयर बाजार में क्या समानता है तो आप क्या कहेंगे? वैसे सबसे बड़ी समानता है कि शेयर बाजार की तरह ही राजनीति में भी प्रेजेंट को डिस्काउंट किया जाता है और चर्चा होती है फ्यूचर की। इसलिए ही 2015 में एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे नीतीश कुमार को देखकर सबके मन में सवाल आ रहा है 2019 के बारे में। पटना के गांधी मैदान में सिर्फ बिहार की नई सरकार नहीं दिखी, बल्कि मोदी विरोधी शक्ति प्रदर्शन हो रहा था। ऐसा विरोध जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के साथ वामपंथी नेता दिखाई दिए, यानी टीएमसी और लेफ्ट साथ साथ। ऐसा विरोध जहां कांग्रेस नेताओं के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। तो क्या एक बीजेपी विरोधी दल तैयार हो रहा है और क्या इस दल के सेंटर पॉइंट नीतीश कुमार जी बन रहे हैं? इसी पर आज हम खास चर्चा करें और हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे, कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, फर्स्ट पोस्ट के एग्जीक्यूटिव एडिटर अजय सिंह और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह। स्वागत है आप सबका हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले हम व्यू ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट एनालिस्ट का। अजय सिंह जी, जो हम पॉइंट यहां पर रख रहे हैं, आप उससे किस हद तक सहमत हैं कि दरअसल 2019 कह सकते हैं या उसके पहले आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक फ्रंट बनाया जा रहा है, बीजेपी विरोधी फ्रंट? देखिए, इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि जिस तरह का इवेंट वहां पे हुआ और जिस तरह से फोकस किया गया, यानी एंटी बीजेपी फोर्सेस का जमावड़ा उस स्थान पे था, तो एक तरह से फाउंडेशन लेइंग है जिसमें कि अगर आप बीजेपी को मेन एक्सिस मानते हैं तो उसके इर्द गिर्द उसके अगेंस्ट जो फोर्सेस इकट्ठा हो रही हैं वो इस इवेंट में आज दिखाई दी। और उसका रूप क्या होगा आगे आने वाले टाइम में, ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इसकी इब्तिदा हो गई है और इसका अंजाम क्या होगा ये शायद देखना होगा। क्या रामकृपाल सिंह जी, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि इस पूरे मोर्चे के जो मुख्य रूप से सेंट्रल पॉइंट है या फलक्रम है वो नीतीश कुमार हैं? देखिए, मैं जैसा अजय जी ने अभी कहा है कि बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना, क्योंकि एक चीज आप मान लीजिए, केंद्रीय राजनीति में आप कभी भी कांग्रेस को खारिज नहीं कर सकती। और सवाल है कि अगर नीतीश कुमार चेहरा होंगे, मैं मान लीजिए कि 2019 में अगर बीजेपी हार भी जाती है तो कम से कम बीजेपी को ये तो संभावना रहेगी कि लीडर अपोजिशन रहे। केंद्र में दो ही पद होते हैं, या तो प्रधानमंत्री या नेता विपक्ष। सवाल इस बात का है कि अगर नेतृत्व किसका होगा, छतरी किसकी होगी? छतरी अगर नीतीश कुमार की है तो क्या कांग्रेस इस सैक्रिफाइस के लिए तैयार हो जाएगी कि वो किसी रीजनल पार्टी के एक नेता को अपना मुखिया मान ले 2019 के लिए? आई डाउट। अभी बहुत जल्दी है ये कहना। देखिए, केंद्रीय राजनीति में कोई हारे कोई जीते, लेकिन यूपीए और एनडीए यही दो चीजें रही हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर क्लेम छोड़ दे तब तो एक अलग की बात है, लेकिन अभी ये और जो विकल्प चला भी है आज तक केंद्र में, वो तभी चला है जब छतरी कांग्रेस की होती है, उसके नीचे लोग खड़े होते हैं, या बीजेपी की होती है, उसके नीचे लोग खड़े होते हैं। कभी भी क्षेत्रीय पार्टी की छतरी के नीचे कोई राष्ट्रीय पार्टी आई हो, ऐसा मुझे नहीं लगता कभी भी हुआ है। 1977 में जयप्रकाश जी ने जो प्रयोग किया था, वो भी जेपी के नाते, बिल्कुल संघ जो था तब का, बीजेपी जो थी कि वो संघ जेपी के नाते उसने बाकी पार्टियों से हाथ मिलाया था। उसके बाद कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2019 को किसी एक चेहरे को लेकर के अभी से ये तय कर लेना, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। सवाल इस बात का है कि कांग्रेस का कहां जाएगी। एक तो थोड़ा सा डिस्क्लेमर, यहाँ हम कुछ तय नहीं कर रहे हैं और बहुत दूर की हम स्पेक्यूलेशन भी नहीं कर रहे, लेकिन एक जो पिक्चर बनती है। और विनय जी, आप कम से कम ये तो मानेंगे कि जो लोग बीजेपी विरोधी हैं वो सब एकजुट हुए, गांधी मैदान में भी एकजुट हुए, और इन सबके बीच में एक ही चीज कॉमन है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह अपने राज्य में बीजेपी को हराना चाहते हैं चुनाव में।
बिल्कुल सही है। देखिए, इन लोगों की जो खुशी है उसका राज केवल इसी में है कि चलो हमसे नहीं किसी से तो बीजेपी को हराया जा रहा है, इसमें वो एक विकृत आनंद ले रहे हैं। मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है, मगर एक कविता है जिसमें कहा गया है कि यहाँ शुरू होने पहले खत्म हो कहानी। इनका ऐसा ही होगा। देखिए, इसमें श्रीमान केजरीवाल जी थे, क्या उनकी कांग्रेस से बन सकती है? इसमें श्रीमती ममता बनर्जी थी, क्या उनकी कम्युनिस्टों से बन सकती है? तो मतलब ये एक अंतर विरोधों का एक जमावड़ा था। इट वाज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। तो ये बहुत टिकने वाली राजनीति नहीं है और लोगों को पता है, लोगों ने ये भुगता है। लोग इस देश के भुगत भोगी है, जिन्होंने जनता पार्टी का राज देखा, जनता दल का विश्वनाथ प्रताप सिंह का राज देखा, देवेगौड़ा जी का देखा, इंद्र कुमार गुजराल का देखा, और इनमें से कोई भी, ये सारे उन्हीं के वारसदार है अगर मैं कहूं तो। उस दृष्टि से इनमें किसी में भी एक प्रामाणिक और टिकने वाली सरकार देने की राष्ट्रीय स्तर पर कतई क्षमता नहीं है, और इसके बारे में हर कोई जानता है। केवल इनका एक क्षणिक, एक तात्कालिक आनंद है, हमें उससे कोई मतलब ईर्ष्या नहीं है। जरूर ये आनंद में और विचरण करे, हमारी बहुत सारी शुभकामना उनके साथ है, मगर ये होने वाला नहीं है। यहाँ शुरू होने पहले खत्म हो कहानी। ओके, लेकिन विनय जी, बिहार चुनाव के पहले पूरे प्रचार के समय भी जब पहली बार नीतीश और लालू साथ आए तो यही बात हो रही थी बीजेपी की तरफ से कि इनके बीच में एक ही कॉमन चीज है कि वो बीजेपी के खिलाफ है, इनकी गाड़ी कैसे चलेगी। और कम से कम प्रचार के दौरान उन्होंने अच्छी यूनिटी दिखाई। अब सरकार चलाने भी जा रहे हैं। तो ये तो ऐसा है ना, ये एकदम से स्टार्टिंग में गाड़ी बंद नहीं पड़ती जी, थोड़ी चल जाती है, बाद में बंद पड़ती है। देवेगौड़ा की सरकार भी तो चली ना 1 साल, इंदर गुजराल भी तो चले 1 साल, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी तो चले 1 साल, तो उतना तो चलेगा जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। चले और भी थोड़ा ज्यादा चले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर ये अपने लॉजिकल एंड तक नहीं जाएगी, इसके बारे में आप बेशक रहिए। घनश्याम तिवारी जी, क्या नीतीश कुमार आज तो हैं बिहार के मुख्यमंत्री, लेकिन उनकी नजर नेशनल पॉलिटिक्स पर है, ये साफ हो गया है। आप लोग अभी से प्लानिंग कर रहे हैं कि आने वाले संसद सत्र में कैसे आप सरकार को उलझाएंगे, जीएसटी पर अपना रवैया बदलने की तैयारी में है? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, पहले तो आज बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है जी। देश के तमाम बड़े नेता बिहार में थे। नीतीश कुमार जी ने 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और ये पूरा चुनाव अभियान जिस नेतृत्व और जिस एजेंडा के साथ लड़ा गया, उसमें एक ठोस ट्रैक रिकॉर्ड वाला नेतृत्व सामने रहा और विकास का एक एजेंडा सामने रहा। तो 2 बातें इससे उभर के आ रही हैं। एक तो ये कि जब भी आप एक ठोस नेतृत्व और विकास का एक एजेंडा रखते हैं और उसमें एक हार्मनी, एक सौहार्द का माहौल बनाकर सामने रखते हैं, उस सिद्धांत के आधार पर आगे बढ़ते हैं, तो देश की एक बहुत बड़ी जमात राजनीतिक, गैर राजनीतिक आपके साथ आ जाती है। तो आज जो आपको बिहार में देखने को मिला, ये देश का असर्शन है। देश के लोगों ने इस चीज को फिर से सामने प्रस्तुत किया है कि आइडिया ऑफ इंडिया एज पीपल ऑफ इंडिया वांट, वो आइडिया ऑफ इंडिया जिंदा है, जीवंत है। नहीं तो अगर आप मान रहे हैं घनश्याम जी, सवाल था या जो आपकी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे, मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने की राजनीति का कोई स्वरूप हो सकता है। नहीं घनश्याम जी, आप दो बातों का जवाब दीजिए। एक अच्छा नेतृत्व देना पड़ेगा। आप बात पूरी कर दीजिए, लेकिन अगर आप केंद्रित रखे थे घनश्याम जी, एक तो आप मानते हैं कि अब जेडीयू और नीतीश कुमार की नेशनल एम्बिशंस जाग उठी हैं और आप शायद इसी तरह का ग्रैंड अलायंस का फॉर्मूला देखेंगे कि कहां कहां पर होता है। और दूसरी बात, अगर कोई एंटी बीजेपी दल तैयार होता है तो नीतीश कुमार फिलहाल तो अपने आप को उस दल में सबसे बड़ा लीडर इस समय के लिए मानते हैं। देखिए, इस तरह की कोई लिखावट नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपसे स्पष्ट कर दूं कि जब भी देश में आज के समय आप सुशासन की बात करेंगे, न्याय के साथ विकास की बात करेंगे, जिसमें सभी लोगों के, सभी तबकों का साथ सम्मिलित हो, उसमें बिहार देश के लिए एक उदाहरण है। और उस उदाहरण के साथ देश के तमाम नेता, तमाम राज्य खड़ा होना चाहते हैं, क्योंकि देश को आगे ले जाने का तरीका वही है। मैं सिर्फ इस बात से आपके मतभेद रखता हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कुछ खड़ा कर देना ही राजनीति नहीं है। आपको इस देश को एक ऑल्टरनेट विजन, एक ऑल्टरनेट एजेंडा देना पड़ेगा। वो कौन देगा? वो नीतीश कुमार देंगे देश को? पार्टी इस बात को समझ नहीं पा रही है। वो सिर्फ
सिर्फ यह कह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए तैयार हुए, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्हें तो ये कहना चाहिए कि हम इनसे अच्छा विकास करके दिखाएंगे, इसीलिए ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये कॉम्पिटिटिव एंड पॉजिटिव पॉलिटिक्स नहीं है। हम तो एक सकारात्मक राजनीति देंगे, इस देश को सकारात्मक नेतृत्व देंगे, उस नेतृत्व के साथ देश के बाकी तबके आएंगे, क्योंकि वो वृहद है, उसमें देश के सभी तबकों प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी की भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक दौर ऐसा था जी प्रियंका जी, मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि एक दौर ऐसा था जब भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे सहयोगी दल जुड़ना नहीं चाहते थे। वो दौर वैसा क्यों था? वो भारतीय जनता पार्टी अब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और इस फ्यूचर में हम हैं और बाकी सब मिलजुल के कुछ नहीं कर सकते, तब तक वो उसी दौर में अपने आप को वापस जाता हुआ देखेंगे। ओके प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हमारी हो रही है घनश्याम तिवारी से, जो जेडीयू के नेता हैं। वो आज बात कर रहे हैं देश की राजनीति की, और वो उनकी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं देश की राजनीति की कॉन्टेक्स्ट में। अब ये कोई गुप्त राज है नहीं कि एंटी बीजेपी दल तैयार हो गया है, और फिलहाल नीतीश कुमार उस दल के सेंट्रल पॉइंट है और शायद सबसे बड़े नेता हैं। 2019 तक जाते जाते क्या कांग्रेस पार्टी एक नेशनल स्केल में अपने आप को नीतीश कुमार की लीडरशिप एक्सेप्ट करते हुए देखती है? नहीं, देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं। अभी नीतीश कुमार जी इतने भव्य रूप से जीत कर आए हैं, तीसरा टर्म जीत कर आए हैं, और एक ऑल्टरनेटिव विजन दिया था उन्होंने बिहार में, और बिहार ने भारतीय जनता पार्टी को दिखाया है किस तरीके से काफी उनकी जो भी गवर्नेंस के प्रोमिसेस थे वो फेल हुए हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार को चुनकर लाया, और नीतीश कुमार के कामों को भी उन्होंने भली भांति अपनाया है। आगे बढ़ते हुए अभी मैं देखती हूं कि एक ऑल्टरनेटिव विजन जो बनकर आ रहा है, उभर कर आ रहा है, और देश की जनता दिख रही है कि जो वादे किए थे उससे ऊब रही है, और देख रहे हैं किसी तरीके का काम नहीं हो रहा है। आपको नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं या राहुल गांधी नजर आ रहे हैं? देखिए, ये तो मैं कहूंगी ये तो एकदम जंपिंग द गन जैसी सिचुएशन हुई कि आज से आने वाले 3 साल में क्या होगा, जब हम ये नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं आने वाले 100 दिनों में क्या होगा। तो एक काफी फ्लूइड सा सिचुएशन है, पर हाँ बहुत क्लियरली देश की जनता ने दिखा दिया है कि जो वादे किए थे, अगर भारतीय जनता पार्टी वो वादे पूरे करने में नाकामयाब रहेगी तो वो लोग ऑल्टरनेट विजन की ओर जाएंगे, दूसरों को चुनने में वो किसी तरीके का हेजिटेशन नहीं दिखाएंगे। दिल्ली की राजनीति ने दिखाया, अब बिहार दिखा रहा है। आने वाले समय में और भी असेंबली चुनाव आएंगे, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी देखेगी कि किस तरीके से अगर वो बातें करते रहे, एक्शन कुछ नहीं हुआ, तो वहां पे भी होगी। तो विनय जी साफ तौर पर एक प्लान बन रहा है, वो प्लान तैयार नजर आ रहा है। इसके बाद जो मुख्य रूप से चुनाव आएंगे उसमें इनकी नजर होगी कि किस तरह से एक ग्रैंड अलायंस का एक्सपेरिमेंट फिर से दिखे, चाहे वो असम हो, पश्चिम बंगाल हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो। तो आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होगी? सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करूं कि यहाँ पर अल्टरनेट विजन नाम के बड़े बड़े शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ कौन सा अल्टरनेट विजन है जी? यहाँ एक अल्टरनेट लीडरशिप खड़ी करने की कोशिश है, जिसको कांग्रेस के नेता भी आज मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये विजन कैसा होगा क्या कि जहाँ पर कम्युनिस्टों के साथ ममता जी लड़ेगी, जहाँ पर कांग्रेस के साथ इधर दिल्ली में हमारे केजरीवाल जी लड़ेंगे, और कांग्रेस के साथ वहां पर देवेगौड़ा जी लड़ेंगे। तो कौन सा अल्टरनेट विजन है इसमें? तो अल्टरनेट विजन का तो मतलब दूर दूर तक कोई हमें उसका निशाना, उसका कोई नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा। ये तो एक भाजपा को अलग थलग करके एक नई राजनीतिक चाल चलाने की एक कोशिश है। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी कोशिशें जैसे मैंने इतिहास के 10 उदाहरण आपके सम्मुख गिनाए, तो इसी तरीके का एक नया चैप्टर इतिहास में जोड़ने की एक कवायद है। मगर हमारी शुभकामना है। और अभी हमारे ये कह रहे थे घनश्याम चौधरी जी, तो मैं उनको, घनश्याम तिवारी जी, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि हमने हमेशा गवर्नेंस के तर्ज पर ही चुनाव लड़ा है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्यमंत्री है हमेशा देश के सर्वोत्तम मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे वो पर्रिकर जी हो, रमन जी हो, या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, या वसुंधरा जी हो। तो ऐसा कोई मतलब हमें कोई उससे आपत्ति नहीं है। जरूर इनके प्रयास जो है चलते रहे, मगर वो सफल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये अंतर विरोधों का एक जाल बिछाने की कोशिश है। लेकिन विनय जी, एक नेटवर्किंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस है इसमें, और कुछ नहीं है। लेकिन विनय जी, अगर बिहार का एग्जाम्पल ले, क्योंकि वहां पर जो उनका एक्सपेरिमेंट है वो वाइल्डली सक्सेसफुल हुआ है, ये आप भी मानेंगे।
कुछ साल पहले तक इलेक्टोरल हस्टिंग्स, नॉट इन गवर्नेंस। अभी आप सफलता का प्रमाण पत्र आज पहले दिन देने की इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? नहीं, इनको एक साल भर राज करने दो। एक्सपेरिमेंट था, उनका एक्सपेरिमेंट था इलेक्शन जीतना, उस एक्सपेरिमेंट में वो सफल हुए। अब कितने अच्छी गवर्नेंस करते वो तो हम सब देखेंगे जी। नहीं, इसके पहले भी हुए हैं। देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट इट। मेरा पॉइंट ये था कि नीतीश कुमार और लालू साथ आएंगे, ये भी सोचना मुश्किल था एक समय पर। तो आज जब आप बात कर रहे हैं ममता और लेफ्ट की, जब आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में मुलायम और मायावती, तो लगता है कि हो ही नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जोड़ तोड़ कर क्या लोग साथ आ सकते? अगर इतनी बड़ी इच्छा हो बीजेपी को हराने की, और ऐसी इच्छा के सामने जब नंबर उनके तरफ है, तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, आप ऐसा मत मानिए कि सारे लोग बीजेपी को छोड़कर चले गए। अभी भी हमारे जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लोग हैं वो हमारे साथी हैं, उनके साथ हमारी मित्रता बरसों पुरानी है, वो चलती रहेगी। और एक दूसरा गठबंधन जो है, तो अभी एक तीसरा गठबंधन बनाने की दिशा में ये बढ़ रहे हैं। अभी तक उन्होंने कोई नाम भी दिया नहीं है, इकट्ठा आएंगे इसका कोई रास्ता भी नहीं। शपथ ग्रहण में आना, उसमें तो हमारे भी प्रतिनिधि गए थे, हमारी भी शुभकामनाएं, कोई आपत्ति नहीं जी। तो इसमें मुझे लगता है कि लेट अस नॉट रश टू ड्रॉ कंक्लूजन, थोड़ा समय दीजिए। और जहां तक हमारी रणनीति की बात है, हम अपने सुशासन के रास्ते को बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। विकास और सुशासन, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा मंत्र है, यही हमारा तंत्र है। इसी माध्यम से जनता का विश्वास पुनः संपादन करने की हमारी कोशिश जारी रहेगी। इसके बारे में किसी के मन में कोई संदेह रहने की कतई आवश्यकता नहीं। रामकृपाल सिंह जी, अगर हम ये टेम्पलेट देखें जहां पर दो दल साथ में आते हैं, और पहले लुक में लगता है कि उन दोनों के बीच में कॉमन तो यही बात है कि वो बीजेपी को हराना चाहते हैं, उसके बाद किस तरह की एक केमिस्ट्री बनती है? हम देख रहे हैं कि बिहार की सरकार में उन्होंने लालू जी के बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दिया है। लालू जी ने पहले ही कहा कि नीतीश कुमार स्टेट चलाएंगे, हम पूरे देश में घूमेंगे। आरजेडी की भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। ये पूरी पिक्चर कैसे पैन आउट होते हुए दिखती है आपको? देखिए तमन्ना जी, मैं एक बात जो आपने अभी सवाल किया था, सबसे महत्वपूर्ण सवाल वही है। मैं फिर उसी बात को कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने नीतीश को बिहार के मुख्यमंत्री का समर्थन किया है। कांग्रेस पार्टी, मुझे नहीं लगता है कि कभी भी केंद्रीय नेतृत्व के रूप में नीतीश को स्वीकारेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कर ही नहीं सकती है कि वो राष्ट्रीय विकल्प कांग्रेस के अलावा एनडीए का कोई दूसरा बने। मैं नहीं समझता कांग्रेस आज इसके लिए तैयार है या भविष्य में तैयार होगी, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी मोर्चा बनेगा, जिस मोर्चे में कांग्रेस नहीं होगी, जिस मोर्चे में मुलायम नहीं होंगे, समाजवादी पार्टी नहीं होगी, देखिए उसको आप ये कह सकती हैं कि कल तक केजरीवाल जी को भी कहा जा रहा था कि भावी राजनीति के वही सबसे बड़ी कल को हो सकता है प्रधानमंत्री पद के। तो इतने चेहरे हैं, लालू जी ने कह दिया है नीतीश बिहार संभालेंगे, मैं देश में घूमूंगा। तो आप ये देखिए ना कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल, फिर और भी कई हैं, ममता जी भी हैं। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, अभी से ये कहना कि इस चेहरे पर सहमति हो जाएगी, इट्स टू अर्ली। और मैं अभी भी मानता हूं कि कांग्रेस चाहे जिस हालत में हो, कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति से इतनी आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। तो घनश्याम तिवारी जी, जो सारी बातें हुई उसमें से दो तीन चीजें क्लियर है कि कोशिश हो रही, लेकिन इस कोशिश में इतनी सारी चुनौतियां हैं। एक तो बड़े चेहरे हैं, एक राष्ट्रीय लेवल पे मैं बात कर रही हूं, इतने बड़े चेहरे हैं, इतने बड़े ईगो हैं, कैसे सब साथ आएंगे? और सबसे बड़ी बात, अगर नीतीश कुमार का फोकस नेशनल पॉलिटिक्स पर चला गया तो बिहार की जनता का क्या होगा, जिनसे आप लोग ने इतने सारे वादे किए हैं? देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि विश्वसनीयता खो के कोई प्रादेशिक नेतृत्व से राष्ट्रीय नेतृत्व तक नहीं जा सकता। तो बिहार का गवर्नेंस हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का प्राथमिक एजेंडा है, उस पर पूरा फोकस रहेगा।
जहां तक राष्ट्रीय नेतृत्व की बात है और राष्ट्रीय एजेंडे की बात है, ऑल्टरनेट विजन का मजाक भले ही भारतीय जनता पार्टी उड़ा सकती है, लेकिन ये देश एक जीवंत लोकतांत्रिक देश है। नेता इस देश के चाहे बिहार से हो या अन्य राज्यों से हो, वो देश भर में भ्रमण करेंगे और जनता का मन टटोलेंगे और जनता का रुख तय करेंगे। आज से 3 साल बाद राजनीति का क्या स्वरूप होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो नेतृत्व प्रमाणित होगा, जिसने अपने राज्य का अच्छा विकास लेकिन किया होगा, मैं बिहार की जनता के बारे में थोड़ा और आपसे पूछना चाहती हूँ घनश्याम जी। ऑल्टरनेट विजन जी, ऑल्टरनेट जी जरूर बिहार की जनता के बारे में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। नहीं, आपका पॉइंट सुना मैंने, लेकिन घनश्याम जी कहना अगर बिहार की जनता से जो आप लोगों ने वादे किए उनको पूरा करना है, तो क्या आपको केंद्र सरकार की मदद नहीं चाहिए? क्या उनसे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, रोड के लिए मदद नहीं चाहिए? क्या जीएसटी बिल का आपको समर्थन नहीं करना चाहिए? लेकिन आप वो सारी चीजें नहीं करेंगे क्योंकि आपकी नजर एक ऑल्टरनेटिव विजन नेशनल स्केल पर है। नहीं, तो ये किसने कह दिया कि ऑल्टरनेटिव विजन के लिए आप केंद्र सरकार से लड़कर उनकी मदद न करके आप ऑल्टरनेटिव विजन क्रिएट कर सकेंगे? बिल्कुल हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में यकीन करते हैं। जो केंद्र सरकार का दिल्ली सरकार के प्रति जिस तरह का रुख रहा है, या बिहार में आकर उन्होंने जिस तरीके से पैकेज को अनाउंस किया, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की धज्जियां उड़ाती हैं। तो ये हम उम्मीद जरूर रखते हैं कि जब दिल्ली की जनता ने उन्हें मैसेज संदेश दिया, उन्होंने नहीं सुना, बिहार की जनता ने उससे बड़ा संदेश दिया और देश की जनता उसमें हाँ में हाँ मिला रही है, जो देश भर से नेताओं ने आकर आप उनके पैकेज को क्रिटिसाइज कर रहे हो, कैसे आप आगे बढ़ेंगे? अजय सिंह, क्या ये एक वैलिड कंसर्न नहीं है कि अगर इस पूरे मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं उस पैकेज को देने के तरीके की बात कर रहा हूं कि आप एक रैली में कहते हैं 60,000 दे दें, 70,000 जनता को तो विकास चाहिए। आप पैकेज का एजेंडा इस तरीके से नहीं होना चाहिए ना। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की धज्जियां उड़ाई जा रही है। विनय जी, इसमें आप आइए, आपका रिएक्शन दीजिए। देश में राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बनते हैं, पैकेज की बात नहीं करते हैं। ओके, विनय जी, इतनी बात कहना चाहूंगा कि हम उम्मीद रखते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ढांचे के बल पर केंद्र और राज्य के बीच में संबंध और मजबूत होंगे, क्योंकि नहीं, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, विनय जी, जीएसटी के मैं पॉइंट पे आऊंगी, विकास के लिए हर कदम उठाना चाहिए। जीएसटी के पॉइंट में मैं आऊंगी विनय जी, क्योंकि हमारे दर्शकों की भी काफी दिलचस्पी जीएसटी इस पर आ रही। विनय जी का हम व्यू ले लेते हैं प्लीज। घनश्याम जी, मेरा सवाल ये है कि साफ तौर पर जीएसटी भी इस ऑपोजिशन टैक्टिक पर सैक्रिफाइस होने जा रहा है, ये साफ नजर आ रहा है। इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसका नुकसान देश को होगा, बिहार की जनता को भी होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय पर हमेशा एक लचीलापन दिखाया है और लोगों के सुझावों को भी स्वीकृत किया है एक मर्यादा तक। अभी सारे सवाल इस तरीके से नहीं सुलझाए जा सकते कि क्योंकि उसमें अंतर्विरोध भी है। एक दल कुछ सुझाव दे रहे तो दूसरे दल का सुझाव उसके विरोध में भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो सारे सुझाव तो नहीं स्वीकारे जा सकते, मगर काफी कुछ लचीलापन दिखाते हुए हमारे वित्त मंत्री जी ने स्वयं विपक्ष के साथ संवाद करते हुए मैं मानता हूं कि एक रास्ता प्रशस्त किया है कि इस पर एक सहमति का और रुख अपनाया जाए और उस आधार पर जीएसटी को आगे बढ़ाया जाए। तो हमारी कोशिश प्रामाणिक है। अगर देश के आर्थिक सुधारों में रुकावट डालने का किसी का एजेंडा है तो उस पर हम क्या कह सकते हैं? जनता देख रही है। नहीं, जनता देख रही है, लेकिन जनता भुगतेगी भी ना प्रियंका, क्योंकि जीएसटी का एग्जाम्पल हम इसलिए ले रहे हैं कि जेडीयू जहां इसमें पॉजिटिव नजर आ रही थी अब तक, अब ऐसा लग रहा है कि माइंड चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके एक यूनाइटेड ऑपोजिशन का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही है। देखिए, यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले दलगत राजनीति को आगे बढ़ाना या देश के हित को आगे बढ़ाना, ये फैसला उनको करना पड़ेगा। जी प्रियंका, अब आपने बोल लिया हो तो मैं बोलूं। दो चीजें मैं यहाँ पर कहूंगी। किसी को भी जीएसटी का विरोध नहीं है। सबसे पहले तो बात ये ध्यान में रखी जाए जब भी हम डिस्कशन करते हैं। आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। तमन्ना जी, मैं सबकी बात सुन रही थी, अब मेरी भी बात सुन लीजिए। हमने जीएसटी के कुछ मुद्दे हैं जिन्हें हमें लगता है कि लूप होल्स हैं, उसको सशक्त बनाना जरूरी है, पर हम देख रहे हैं कि सरकार इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो हम उस बात को लेकर हम विरोध कर रहे हैं कि आप इसको एक सिलेक्शन कमेटी के पास भेजिए, सिलेक्ट कमेटी के पास भेजिए, जो भी इसमें ड्रॉबैक्स हैं, जो भी चेंजेस आपने किए हैं, उसको फिर से रीलुक करिए और एक सशक्त जीएसटी देश में इंट्रोड्यूस करिए। ये हमने कहा है। अगर बीजेपी उसमें रोड़ा बनने को तैयार है और दूसरों को एंटी इंडिया बताती
है। सबसे एंटी नेशनल, एंटी इंडिया गवर्नेंस तो आज आप दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं हर राज्य में सारे वोटर्स आपको नकार रहे हैं। अजय सिंह, एंड में आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स, क्या नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन इस एंटी बीजेपी मोर्चे का टेस्टिंग ग्राउंड होगा कि कैसे वो एक साथ काम करते हैं या कर पाते हैं? हमें जो लग रहा है, जो स्थिति है, वो जो पहले सेशन का हश्र हुआ था वही इसका भी होगा, क्योंकि अपोजिशन इस तरह के रूप में नहीं दिखाई दे रहा है कि इनके साथ कोई बात करे, और शायद बीजेपी के पास भी जो डोर्स होते हैं निगोशिएशन के, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आज के हालात में तो हम यही कहेंगे कि जो आने वाला सत्र है उसमें प्रोडक्टिव कोई काम हो पाएगा, इस पे हमें मुश्किल ही लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।